अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तीन अहम मामलात आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुज़ाहिरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है और इस बात का ऐलान वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। दूसरा अहम मामला जो कौमी सतह पर इत्तेहादी जमातें हैं वफाक में, वो अब सूबों के अंदर उनके बीच कुछ तलखियाँ बढ़ रही हैं। मामला सैलाब के मुतासिरीन की इमदाद का है। एक नेक काम है, मगर शायद दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इस्लामाबाद में तो इकट्ठे बैठते हैं, मगर पंजाब और सिंध के मामले में इनके बीच बज़ाहिर कुछ तलखियाँ बढ़ रही हैं। उस पर भी बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म बराए तिजारत, हमारे साथ हैं। और फिर उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं शाहिदा रहमानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA हैं, और हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है महर बानो कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। राना एहसान अफजल साहब, आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस्लामाबाद में बैठ के वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के साथ इस बात का एतराफ़ किया कि डेडलॉक है और वैसे भी कोई राब्ते नहीं है आज़ाद कश्मीर से, अमली तौर पर हम कट ऑफ हैं, कोई खबरें नहीं है वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं। आप बतौर कोऑर्डिनेटर वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर तिजारत के लिए सही, लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तिजारत हो रही है? अभी क्या सूरत हाल है? ये देखें, जो मुझे जो नॉलेज है आज, जो मुझे पता चला कि ये जो नशिस्त हुई उसके अंदर तकरीबन मामला तय पा गए और मैं पुरुमीद हूँ कि वहाँ जो मुख्तलिफ बजट के हवाले से इश्यूज़ हैं, बिजली के हवाले से इश्यूज़ हैं और दीगर जो मामलात हैं जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको वफाक जो है हमेशा सीरियसली लेता है और आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे लिए बड़ा उसकी इम्पोर्टेंस है, तो इनको मामलात को हल कर दिया जाएगा। और तकरीबन आज जो मुझे नॉलेज जो मिली है लेटेस्ट, वो यही है कि ऑलमोस्ट थिंग्स आर कंक्लूडेड। Almost. It took almost 3 days. Yeah, and 3 lives of Kashmir police. और भी डेथ्स हुई हैं जिनकी अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही। आपको सुना देते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और आपके ही वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या बताया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PTV के ऊपर नशर की गई, सुनते हैं पहले उन्हें। जी, आपके 90% मुज़ाकराती अमल के ज़रिए मामलात हल हो चुके हैं, तो जो 2% हैं उन पे खुले दिल से हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान आपको रास्ता दावत दे रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जानिब से फेडरल मिनिस्टर आपको मुज़ाकराती अमल को बहाल करने की दावत दे रहे हैं। आज जो नागुफ्ता बे सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई खुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस, दुख है, तकलीफ़ है, जिसमें हमारे जो पुलिस के जवान हैं 3 वो शहीद हुए, तकरीबन 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 8 से ज़्यादा क्रिटिकल हैं। कौमी एक्शन कमेटी के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस एहतजाजी अमल को वक्ती तौर पर इसको तातल में रखें। हुकूमत आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, मुज़ाकरात में डेडलॉक आया है, मुज़ाकरात में तातुल आया है और उस तातुल की बुनियादी वजह सिर्फ एक थी कि वो 2 मुतालबात कि जिसके लिए आज़ाद कश्मीर की जो आइन है उसमें तरमीम की ज़रूरत थी, बाकी तो हमारे पास वो सारा मसवदा मौजूद है। तो जनाब राना एहसान अफजल साहब, 3 पुलिस वाले हलाक हैं, 8 शदीद ज़ख्मी हैं, 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। तो ये किस किस्म की कामयाबी है मुज़ाकरात में? आप कह रहे हैं कि 90% हो गए हैं, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या हालात क्या हैं वहाँ पे? देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि ये बड़ा सीरियस मामला उभर के आया और इसके अंदर जो एजिटेशन थी आज़ाद जम्मू कश्मीर में, उसने काफ़ी एक एग्रेशन उसमें पाई गई। लेकिन देखें, हम लोग उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के इशूज़ थे, हाइडल जो उनकी रॉयल्टीज़ हैं उसकी डिमांड्स उन्होंने जो है वो इशू की, लैक ऑफ ऑटोनॉमी के ऊपर जो है वो चीज़ें खड़ी की गई और दीगर मसाइल थे, बजटरी इश्यूज थे। तो इनको जो है वफाक हल करने के लिए तैयार है और हम बैठ के हमने ये इसके ऊपर जो है वो की। लेकिन वहाँ ऑब्वियसली जो कंट्रोल है वो वफाक का उस तरह नहीं है, वहाँ की अपनी पुलिस है, सारे मामलात हैं, हम एक वो बजटरी एलोकेशन उनको करते हैं वफाक की तरफ से।
तो हम वी आर सिटिंग विद देम। और ये जिस तरह इस्लामाबाद से पुलिस के दस्ते आज़ाद कश्मीर जी वो सपोर्ट में गए, वो बिल्कुल, और जो राब्ता है वो तमाम राब्ते भी कट ऑफ हुए में। तो आप कह रहे हैं कि ये मामलात काबू में, और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ वो मुज़ाकरात करने वाले लोग भी नहीं हैं। नहीं मैं आपको और फिर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद है, टेलीफोन लाइंस बंद हैं, सड़कें बंद हैं, लोगों का राब्ता ही नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एडमिट कर रहा हूँ कि इशू सेवेरिटी उन्होंने इख्तियार की, लेकिन अब जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया कि 90% या उससे भी ज़्यादा जो है 98% मामला तय पा गए हैं, और इंशाल्लाह इस मसले को खुश असलूबी से हल कर दिया जाएगा। तो शैदर रहमानी, आप भी तो इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत की, और आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो मामला है वफाकी हुकूमत बेहतर तरीके से हैंडल कर रही है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है, या इसको अलमिया कहें, कि एक तरफ वो आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं इंडिया के साथ भी नबरदाज़मा होते हैं, वहाँ उनके भी जुल्म सितम होते हैं। दूसरी तरफ ये कोई हादसा एकदम नहीं होता। आप ये देखें कि ये कोई एकदम से ये हालात चेंज नहीं हुए। काफ़ी अरसे से ये जो एक्शन कमेटी बनी है उसने मुज़ाकरात भी कर रही थी, मुतालबात भी कर रही थी, बातचीत भी हो रही थी, और आज इस नहज पर पहुँच गए हैं कि हालात इतने ज़्यादा बदतरीन हैं कि वहाँ पे हुकूमत को सॉरी इंटरनेट भी बंद करना पड़ा, वहाँ के तमाम राब्ते ख़त्म हैं। तो क्यों है आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में आपने तमाम चीज़ें कंट्रोल करके खबरें ना पहुँचे, और फिर वहाँ फोर्सेस का पहुँचना इस्लामाबाद से उनकी मदद के लिए, फोर्सेस की तो हमें इत्तला रही कि वो इतने शहीद हो गए, इतनी डेंजरस कंडीशन के अंदर हैं, इतने ज़ख्मी हो गए, लेकिन वो लोग जो वहाँ पर हैं, जो उस एक्शन कमेटी, वो इतने पावरफुल तो नहीं, उनका भी तो लॉस हुआ होगा, कितनी जाने गई होंगी, क्या है। गवर्नमेंट क्यों नहीं सब चीज़ों को मंजर आम पर ला रही? सब कुछ कंट्रोल कर आप आवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। जब आवाम इकट्ठा होते हैं, मुत्तहिद होते हैं, तो इस तरह के अगर उनके मुतालबात हैं तो वो जायज़ है। अगर एम्प्लॉयमेंट का है तो मुतालबा तो उसको गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। हाइडल का काफ़ी अरसे से वहाँ के बिजली के इश्यूज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बार बार मुतालबा करते रहे। उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ें नहीं थी, तो गवर्नमेंट को उसको जब से ये एक्शन कमेटी बनी थी उसे अगर बर वक्त बातचीत करके मसले को हल कर लिया जाता तो आज सूरत हाल इस नहज पे ना पहुँचती कि आपको हर चीज़ कंट्रोल की है, मीडिया तक खबरें नहीं आनी दी जा रही हैं। उसके बावजूद जो हलाकतें हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो वहाँ के कशीदा हालात हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबरें छोटी मोटी पहुँच रही हैं। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। एक वो इलाका जो कि दुनिया की नज़रों में है, जिस पे जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते हैं, पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान के साथ यकजहती होती है, हम अपने कश्मीर को अंग कहते हैं, लेकिन अगर कश्मीरी आज तकलीफ में तो हर पाकिस्तानी तकलीफ में है, और गवर्नमेंट को उसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि आपकी अपनी जो वफाकी हुकूमत है वो नाकाम है और ये उसका फेलियर है आज़ाद कश्मीर में? देखिए, ये गवर्नमेंट का काम होता है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम ट्रेजरी बेंचेस में ज़रूर बैठे हैं, हमारे पास जो ओहदे हैं वो आईनी ओहदे हैं, और आपको पता है आफ्टर 18th अमेंडमेंट आईनी ओहदों की क्या हैसियत है। हमने तमाम इख्तियारात सदर ज़रदारी साहब ने पार्लियामान को दिए, प्राइम मिनिस्टर को दिए। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट, और ना ही हम फैसला साजी में शामिल है, ना ही कोई मुशावरत हो रही है, ना ही असम्बली में उस पर कोई बात हुई है। आप देखें, इस्लामाबाद में भी आप हुकूमत की इत्तेहादी हैं, AJK में भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वजीर हैं पीपल्स पार्टी के, तो आप किसको ब्लेम कर रही हैं? देखिए, बात ये कि वजीर का भी जहाँ तक ताल्लुक रहा तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बात ये कि प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? शहबाज शरीफ साहब हैं। वज़ीर दाखिला कौन है? तमाम तर पार्लिमानी अमूर के वज़ीर। जिस तरह आज आपने देखा तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बैठे थे ना, कोई पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा तो नहीं बैठा था। अगर वी आर नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, आप समझते क्यों नहीं कि हम कैबिनेट का पार्ट नहीं है? सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर है ना आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल, ये अगर हमारा कसूर है, आप समझते हैं कि हमारे वोटों से बन गया। हम नहीं चाहते सियासी अदम इस्तेहकाम हो। पहले ही तहरीक इंतशार ने इस मुल्क को डिवाइड किया हुआ है, कौम को। हम नहीं चाहते कि कौम आपने आज़ाद कश्मीर को तो मुत्तहिद कर लिया, तो बाकी ने मुल्क डिवाइड कर लिया। नहीं, आज़ाद कश्मीर में भी जो सूरत हाल थी, आपको पता है कि वहाँ पे जो सूरत हाल थी, फिर वहाँ पे जब हम फेडरल में बैठे तो बिल्कुल हमने वहाँ पर भी सपोर्ट की, वहाँ पर भी सपोर्ट से गवर्नमेंट बनी, लेकिन असल में विफाक जो है वो आप जॉइंट एक्शन कमेटी को सपोर्ट करती है। देखिए, उनके जो जायज़ मुतालबात है बिल्कुल उनको मानना चाहिए। बिल्कुल। चलें, ठीक।
जी मेहरबान कुरैशी, आपने सुन लिया शाहिदा रहमानी को भी और राना एहसान अफजल साहब को भी। आपके ख्याल में आज़ाद कश्मीर की जो भी सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, मैं ये सारी जब गुफ्तगू सुन रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर एक वो बर्ड्स आई व्यू लेना चाहूंगी और पेश करना चाहूंगी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे सब जानते हैं कि आजाद जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ, किस तरह वहां पर भी ताकत का इस्तेमाल करके एक जमात के मेंबरान को तोड़ा गया, एक ब्रेकअवे फैक्शन बनाया गया, उसके बाद बाकी सारी जमातों को इकट्ठा किया गया और एक हकीकी ऑपोजिशन का वैक्यूम क्रिएट किया गया, जिस तरह बाकी मुल्क में करने की कोशिश की गई है। ये एक पैटर्न ऑफ स्टेट बिहेवियर है जो हम देख रहे हैं रिपीट होता हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जब लोग जायज मुतालबात सामने लेकर आते हैं तो यहाँ पर तो 9 मई का बयानिया नहीं है इनके पास बेचने को आजाद जम्मू कश्मीर में, मगर वहां पे भी हम वही हट धर्मी देखते हैं, हम वही सलूक देखते हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, लोगों को खबर ना मिलने देना, वहां पर इंटरनेट बंद कर देना, उसके बाद टेलीफोन पे बंदिश, उसके बाद आप जो लोग निकलते हैं एहतजाज करने उनके ऊपर लाठी चार्ज, उनके ऊपर रबर बुलेट फायरिंग और एक जो स्टेट हैवी हैंडेडनेस है उसका इस्तेमाल हम देखते हैं। तो ये एक मामूल बन गया है पाकिस्तान में। ना उनको और शायद आप भी पीटीआई वालों को सुन लेने में कोई हर्ज नहीं ये एक मामूल बन गया, राइट? एक नेकेड पावर है यहाँ पर इस सब के पीछे। हुकूमत में कोई भी हो, आप किसी जमात से किसी को भी ले आए, उसका रिजल्ट नतीजा यही होगा जब तक हम ये फैसला नहीं करते कि कुछ आईनी कवानीन है, जो हदूद कयूद है, उनके मुताबिक हम चलेंगे। अगर सिर्फ माइट इज राइट के हिसाब से इस मुल्क को चलाया जाएगा तो ऐसा ही होगा। तो मेरे ख्याल में पेचीदगियों में जाने से बेहतर है हम देखें कि इस मुल्क में चाहे वो आजाद जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो, आपका फेडरल हो, हर जगह आपको ये देखना होगा कि अगर आप आइन से तजावुज करेंगे तो इस तरह की सूरत हाल आपके सामने हमेशा। अच्छा, मुझे ये बताएं मेहरबानो, आप भी पॉलिटिशियन हैं, एक मुतालबा जो बड़ा अहम मुतालबा है जिसके लिए हुकूमत कहती है कि आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम चाहिए, वो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो महाजरीन की सीट है, 12 के करीब सीट हैं, उन सीटों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो पंजाब से, पाकिस्तान के पूरे मुल्क से, कराची है, पंजाब है, वहाँ से मुंतखब किए जाते हैं उनके नुमाइंदे, और वो हैं तो कश्मीरी मगर वो रहते यहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में हैं और दीगर सूबों में हैं। तो उन सीटों को ख़त्म करने का जो मुतालबा है, तो आपका बतौर पीटीआई आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या वो महाजरीन की सीटें आज़ाद कश्मीर असम्बली से ख़त्म होनी चाहिए? देखिए मतिउल्लाह जान साहब, अगर वहां के लोग ये चाहते हैं तो जमहूरियत तो यही कहती है कि जो मेजॉरिटी का फैसला हो, जो वहां की जमहूर चाहती हो, वही उसके पार्लियामान को इनैक्ट करना चाहिए। वहां के लोग कितने सड़कों पे निकलेंगे तो आपके ख्याल में ये सीटें खत्म हो जाएंगी? कैसे पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं? तो अब यही तो बात है कि जब आप लोगों का बैलेट बॉक्स पे मैंडेट की इज्जत नहीं करेंगे तो आप इसका तयन नहीं कर सकते कि लोग क्या चाहते हैं। जब आप लोगों के हकीकी नुमाइंदों को फॉर्म 47 के तहत या धोस के तहत या जबर इस्तेमाल करके उनको नहीं डराएंगे, धमकाएंगे, और जो असल लोगों के नुमाइंदे हैं, जो लोग चाहते हैं, उसका इजहार करने देंगे, तो तभी आपको यकीनी तौर पे पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं। और अगर आप इसको यूं ही रद्द करते रहेंगे तो इस तरह की चीजें, इस तरह के एहतजाज, इस तरह की जो मुश्किलात हैं, उनका सामना रियासत पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अच्छा शायद क्विकली, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? ये मुहाजिरीन की सीटें खत्म हो जानी चाहिए आज़ाद कश्मीर असम्बली से? मेरा ख्याल मुज़ाकरात करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और हुकूमत मुज़ाकरात करती है। आपका ख्याल पॉलिसी क्या है वैसे मुहाजिरीन की सीटों के हवाले से पीपल्स पार्टी? देखिए, मुहाजिरीन की जो सीटें हैं, मुहाजिरीन उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, रिहाइश पजीर है, कराची में भी बहुत बड़ी तादाद, उनका कोई स्टेक ही नहीं आज़ाद कश्मीर में, वो तो रहते ही नहीं है, न जाते हैं न रहते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। सीटों की वजह से हुकूमत अदला बदला हो जाती है, आपको पता है, फिर 12 सीटें। बिल्कुल ये होता है, लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि इस पे बाकायदा बहस होनी चाहिए, इस पे राय होनी चाहिए,
और सबकी राय होनी चाहिए, जितने कश्मीरी हैं हमें उन सबकी राय का एहतराम करना चाहिए। ठीक है राना साहब, आपके ख्याल में ये मुहाजिरीन की सीटें होनी चाहिए आज़ाद कश्मीर सब? देखिए, ये राइट कश्मीरियों के पास होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक जेन्युइन कंसर्न है क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ अब तो पाकिस्तान में रहते हैं और इसके अंदर ये दावा किया जाता है कि ये एलिटिस्ट होते हैं और इनकी सिलेक्शन होती है और उस बेसिस पे फिर मामला तब्दील होते हैं। तो इट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न। वहाँ कंसेंसस बिल्डिंग के साथ इसके ऊपर फैसला होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पार्लियामान में कि आपको कंट्रोल करने का एक तरीका हो और वो अगर मेरिट पे नहीं है, अगर ये बात जेन्युइन है कि वो तो अब वहाँ होता ही नहीं है मौजूद और ये एक सिलेक्शन बेस्ड वो सिस्टम चल रहा है, तो इसको दोबारा रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको कंसेंसस के साथ कश्मीरियों को ये राइट देना चाहिए कि वो इस पे फैसला कर लें और इस पे हुकूमत को ऑब्वियसली जी एतराज़ नहीं होना चाहिए, वफाकी हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। मैं समझता हूँ कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए और वहां से जो आवाज आए उसके ऊपर हमें अमल। जो आवाज सड़कों से आई या आज़ाद कश्मीर असेंबली से? देखिए, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो असेंबली ही होती है रिप्रेजेंटेटिव और वही अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उधर से जो मेजॉरिटी आवाज़ आए उसको हमें बिल्कुल जो है वो वजन देना चाहिए। चलें, यहाँ पे आइन तरमीम हो गया, 26वीं आइन तरमीम आ गई, तो आज़ाद कश्मीर असेंबली में भी एक और सही। देखिए, ये तो फिर वो डिबेट बड़ी वो लंबी चले जाएगी। जो आज की असेंबली है वो बिल्कुल 26वीं भी कर सकती है, 27वीं भी कर सकती है अगर 2/3 है। बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी, आपकी पार्टी ने भी 8वीं तरमीम को भी सपोर्ट किया किसी ज़बान में। बट एनीवे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे हुकूमत के इत्तेहादियों के बीच क्या गलतफहमी हो गई है। और वैसे तो दोनों बड़ी जमातें पंजाब और सिंध में अपने अपने सैलाब मुतासरीन की मदद करना चाहती हैं, मगर उस इमदाद या इमदादी सामान पर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर तस्वीर या नाम किसका होगा, इसके हवाले से एक बहस चल पड़ी है, जिसके ऊपर हम भी आज एक बहस ही करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सैलाब के मुतासरीन चाहे पंजाब हैं या सिंध, इंतज़ार कर रहे हैं इमदाद का, इमदादी सामान का, मगर झगड़ा बड़ी जमातों में ये हो रहा है उस इमदादी सामान को किस सूरत में, किसके नाम और किसकी तस्वीर के साथ दिया जाएगा। जी हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक साल से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बेनिफिशरी ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में एक क्रेडिट कार्ड कह लें, उसके ज़रिए जो बैंक अकाउंट में उनके रकम आ जाती है। दूसरी तरफ मरीम नवाज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि हम पंजाब के अंदर जो है एक डिफरेंट नाम से यही इनकम या यही माली इमदाद सैलाब के मुतासरीन तक पहुंचाएंगे। तो इसके ऊपर जो झगड़ा शुरू हुआ वो मरीम नवाज़ की बड़ी जारहाना एक तकरीर से हुआ जिसमें मरीम नवाज़ ने कौमी सतह की एक सियासी जमात के लीडर होने की बजाय पंजाब का लीडर होने को फोकियत दी। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या जहां से मसला स्टार्ट हुआ। पंजाब को सबक दिया जा रहा है, भाई पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की, आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। पंजाब के अवाम को रिलीफ मिले तो दूसरों को इस पर क्यों इतराज हो जाता है? हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया 10 लाख रुपया देना है। BISP 10,000 देती है। शायद आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी माजरत के साथ वज़ीर आला साहिबा ताकत के नशे में शायद तो ये भूल गए कि पंजाब सबका है, सिंध सबका है, KP सबका है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी है, बलूचिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान हम सबका है। और जब कुदरती हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल जमातें जो हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरे पाकिस्तान की जमातें, और अगर ये इतनी बड़ी कुदरती आफातें कोई मामूली नहीं है। आज भी लाखों लोग जो हैं बेघर हैं, अंडर द वाटर हैं, उनकी ज़मीनें, किसान, आज भी चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे थे उसमें यह था कि किसान तरक्की करेगा तो मुल्क की मईशत तरक्की करेगी, किसान का तरक्की करना ही मुल्क की तरक्की का ज़ामीन होता है। लेकिन आप बताएं कि जिनकी ज़मीनों पे आज 15-20 दिन, एक महीना होने को आ गया, उनकी ज़मीनों में पानी खड़ा है, क्या गवर्नमेंट के पास क्या इक़दाम हैं उसको पानी से निकालने के लिए? आज आपकी मोटरवे जो है तकरीबन 20 दिन से बंद पड़ी है, टूट चुकी हैं, वहाँ से कोई रेस्क्यू करने वाले नहीं। आप 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपए दें, हमें खुशी है कि पाकिस्तानियों को मिलेगा। इस वक्त यह है कि हम इसके ऊपर बजाय सियासत करें, हम मिलकर काम करते,
बजाय इस पे हम नफरत फैलाते, मुनाफरत फैलाते। आप अपनी कारकर्दगी से साबित करें। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विजिट किया, मोहतरमा लोगों के साथ थे, उन्होंने उसका अप्रिशिएट किया। और यही अच्छी बात होती है कि जब कुदरती आफत आए, किसी सूबे की नहीं होती, वो पूरी कौम की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन एक बात है ना कि मरियम नवाज ने कभी चीफ मिनिस्टर सिंध को कोई मशवरा नहीं दिया कि आप अपने मुतासरीन को इस तरह। देखिए, राय होती है, मशवरे की बात ये कि जब मुश्किल वक्त आता है तो राय भी दी जाती है, मशवरे भी दिए जाते हैं कि ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस था इन 2022 में, जब सिंध और बलूचिस्तान बदतरीन फ्लड के अंदर थे, तो हमने BISP के थ्रू विदाउट एनी मिडिल मैन उन्हें डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे आए और उनको फौरी तौर पे, उस वक्त इन्हें फौरी इमदाद की ज़रूरत है। आप नहीं देते बिस्पे, आप दें। हम तो कहते हैं आप उनको इमदाद तो पहुंचाएं, लेकिन आप ना तो दे रहे हैं। आप अपनी कारकर्दगी, जो कि आपने एक मुलम्मा कारी की थी, जब वो खुल गई कि ना तो वो मोटरवे सही बना था, वो भी का पूरा बह गया। फिर आपके लोग नहीं निकाले गए, आज वहाँ पे लाशें निकल रही हैं, लोग अंडर दी वाटर हैं, अपने घरों को 14-14, 15-15 लाख लोग जो हैं अपने घरों पे नहीं जा सकते। और आप उसको बताए, बजाय इसके कि उस कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, वहाँ जाकर काम करें उनको, उनके साथ। लेकिन आप बजाय उस पर अपनी कारकर्दगी पे जो कुछ भी कर रही हैं उसको छुपाने के लिए नाअहली को आपने सिंध के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। ये किसी के भी बाप की जागीर नहीं है। पंजाब हम सबका है और सिंध भी सबका है। इसी तरह मैं बात करूंगी कि इस तरह से नफरत मुनाफरत फैलाकर बजाय इसके कि हम तफरीक हों, पहले ही हम तकसीम हैं, मजीद इस पर तकसीम होने के बजाय हमें एक होना चाहिए। आप वैसे भी इत्तेहादी हैं, आपको एक होना चाहिए हुकूमत में भी। नहीं, ये देखिए, ये मुश्किल वक्त है। इस वक्त सियासत करने के बजाय, सियासत चमकाने के बजाय से कि हम दूसरे डब्बों के ऊपर एक तस्वीर लगा के टिकटॉक बनाने की जरूरत है या कि उनको मदद की जरूरत है। ये तो सियासत का वक्त ही नहीं है। सियासत वैसे भी आप खिदमत है ना, तो खिदमत करें। नहीं, अब तो सियासत वैसे भी मुश्किल हो गई है पाकिस्तान में, आप तो मानेंगी। बट एनीवे, कमर ज़मान कहरा साहब आपके ही रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी मरियम नवाज को जवाब दिया। पहले उनको सुनते हैं, फिर राना अफजाल साहब से बात करते हैं। कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से, जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। आप कहते हैं कि जी पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी हम तोड़ देंगे। हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, जबान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं, बिल्कुल मुनासिब नहीं है राना साहब। दरअसल वो बात ये है कि सॉरी, मेरे ख्याल से ये पहली बात तो ये कि एक उन्होंने सिंबॉलिक बात की थी। मरियम नवाज साहिबा सबसे पहले तो पाकिस्तानी है और फिर पंजाब की जिम्मेदारी अभी उनके पास है, और उन्होंने एक जेनेरिक और सिंबॉलिक बात की कि पंजाब की तरफ जो उंगली उठेगी, पंजाब के, इसका मतलब ये कि जो उसके हकूक़ को मजरूह करेगी उसको हम तोड़ देंगे। ये कहाँ से उठेगी उंगली? इंडिया से आएगी या सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से? उंगली कौन से उठ रही है? कहाँ से उठेगी? कहीं से भी उठेगी ना। पंजाब एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, शी हैड सेड ए सिंबॉलिक, एक उन्होंने बात की कि जो पंजाब के हक की बात आएगी तो मैं उसके लिए लड़ूंगी और उसके लिए लड़ाई करूंगी। तो एक चीफ मिनिस्टर के यही जो है एहसासात होने चाहिए, और ये होते हैं। जब सिंध के ऊपर बात आती है तो सिंध के लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन इन द एम्बिट के हम सब पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान फर्स्ट, और आपकी वो जो सबाइयत है वो सेकेंडरी है। देखिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो काम मैडम ने किया, और आपको नज़र आया कि 25 लाख लोगों को रेस्क्यू किया और 15 से 20 लाख माल मवेशी को रेस्क्यू किया, उनका ये मौक़िफ़ है कि बिस्प की जगह हम तो जो है एक सर्वे जारी है कि जिनके घर गिरे हैं उनको तो हम 10 लाख देंगे और जिनके माल मवेशी मरे हैं उनको हम 5 लाख देंगे। तो एक ऑलरेडी एक एफर्ट किया जा रहा है बड़े लार्ज स्केल के ऊपर। उनकी जो काबीना है उनको ऑन ग्राउंड किया, पूरी इंतज़ामिया को जो है वो वहाँ ऑन ग्राउंड किया। तो उनको जो है वो ये कह रही है कि आई एम हैंडलिंग इट। अच्छा, वो कैसे देंगे ये क्लियर करते हैं जरा? कैश में होगा, अकाउंट में जाएगा, कैसे जाएगा? इसका सर्वे होगा, जिनके घर गिरे हैं, डैमेज हुए हैं, डैमेज की असेसमेंट होगी। क्रेडिट नहीं, वो उसकी कोई रेप्लिकेट वो बिस्प नहीं वो बनाई जा रही, वो कोई ऐसा कैश में दिया जाएगा, ये मुझे नहीं पता। ये तो पंजाब गवर्नमेंट इसको डिफाइन कर सकती है। उसमें मिडलमैन का रोल कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए, ये तो दिस इज फॉर द पंजाब गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आप भी डर गए लेक्चर में, बाकी हुकूमत भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये तो इट इज अ ग्रेट मेजर कि वो उसका मैकेनिज्म जो है वो आई एम श्योर जो पंजाब में इसको हैंडल कर रहा है वो उसको डिफाइन कर सकता है। मैं तो उसको बराह रास्त नहीं हैंडल कर रहा ना, तो मैं तो एक ओवरऑल आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी केटर कर लिया इस मामले को और वो देख रहे। बहरहाल मैं समझता हूँ दूसरी तनकीद थी कि आप मांग क्यों नहीं रहे आलमी दुनिया से। देखिए, एक तरफ अब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 साल के अंदर हमने
कोई नेट कर्जों में इजाफा नहीं किया। मैं नेट की बात कर रहा हूँ। हम करंट अकाउंट सरप्लस जा रहे हैं और हमारी बिल्कुल सूबों के जो वसाइल हैं वो वफाक से भी ज़्यादा हैं। कर्जे के अलावा भी तो शहबाज शरीफ साहब बहुत कुछ लेकर आते रहे माजी में भी, ग्रांट्स वगैरह या कुछ भी। नहीं, इन्होंने IMF में भी जाना छोड़ दिया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक में भी जाना छोड़ दिया। आपको नेट कर्जों की बात कर रहा हूँ, नेट कर्जों की मैं बात कर रहा हूँ कि नेट कर्जों में इजाफा नहीं हुआ और ओवरऑल भी जो आपका पब्लिक डेट टू GDP है उसमें रिडक्शन हुई है। हम 84 पे था PTI के दौर में, अब उसको 70 पे ले आए। तो फिस्कल डिसिप्लिन भी है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है और हमने ये सोचा, बिल्कुल वफाक ने सोचा कि सूबों के पास जो वसाइल है वो वफाक से भी ज़्यादा है, उनके जो डेवलपमेंट के बजट है, तो हमें 50-60 अरब के लिए या 100 मिलियन डॉलर जो इससे ज़्यादा नहीं आपको UN ने देना था उसके लिए हम हाथ फैलाते, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये जो बातें हैं ये पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कही गई कि आपकी उंगली तोड़ देंगे, एक जेनेरिक उन्होंने। वैसे एक बात है, क्या सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए सिर्फ वफाकी हुकूमत ही इमदाद मांगती है या सूबों को भी हक है कि वो भी बराह रास्त इमदाद मांग सकें? क्या पोजीशन है? मैं इसकी जो निटी ग्रिटीज़ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि यूनाइटेड नेशंस को सूबे नहीं अप्रोच करते, वफाक ही अप्रोच करता है। यूनाइटेड नेशन के अलावा अगर हैं या दीगर गवर्नमेंट जो मदद करना चाहती हैं उनको प्रोविंसेस नहीं करते? मेरा नहीं ख्याल कि ये सूबे इस तरह तो जो है वो 30 सूबे होते हैं। वैसे एक बात तो तय है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ लेकर आते हैं ना मदद, इस तरह कोई और शायद किसी पार्टी का लीडर। शहबाज शरीफ का ये भी है कि हमने अब अपना ट्रेड हमें चाहिए, हमें इमदाद नहीं चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं और डिप्लोमेटिकली अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा जो है पज़िराए दे रहा है। आज ही की खबर है कि सबसे बड़े हमारे जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर थे गुल अहमद, उन्होंने अपनी बंद कर दी एक्सपोर्ट और इसलिए कि उन्होंने आज ये कहा, उन्होंने आज उनका ये स्टेटमेंट है कि जी हमारे साथ जितने इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ एंड जो हाई रेट्स हैं उसकी वजह से हम ये बंद करते हैं। ये सबसे बड़ा धचका लग रहा है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है कि जो बिजनेसमैन हैं उनको जो है। मेहरबानो, अब पीपल पार्टी और नून लीग के झगड़े में आप तो यकीनन पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होंगी। नहीं जी, हम झगड़े के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है? मरियम नवाज दुरुस्त कह रही हैं यहाँ इत्तेहादी लड़ रहे हैं, हमारा क्या काम, हम क्या जुर्रत कर सकते हैं कहने की? जसारत नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके मामले में ये एक पेज पे यही, क्योंकि हमारे मामले में ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये असल में तो इनका जो इत्तेहाद है ये किसी आइडियोलॉजी पे तो नहीं है, ये किसी विजन पे तो नहीं है, ये तो सिर्फ इकट्ठे होते हैं अपने मफादात के लिए। और जब इनका मफाद इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पे नहीं, पाकिस्तान के मफाद के लिए आप लोग नहीं इकट्ठे हुए, वो साफ जाहिर है। आप किसके साथ खड़े होंगे? आप पूछे थे कि ये पैसे डिस्पर्स किस तरह हो रहे हैं। अब बदकिस्मती थे, हमें ये नहीं पता कि उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, मगर जरूर या उस प्रोग्राम के नाम में मरियम बीबी का नाम होगा या उस कार्ड के ऊपर उनकी तस्वीर होगी। उसके बगैर 1 रुपया भी डिस्पर्स नहीं होना पंजाब में, क्योंकि पंजाब में केला भी अगर दिया जाता है या दूध का पैकेट भी दिया जाता है किसी बच्चे को, तो उसके ऊपर मरियम बीबी का स्टिकर जरूर लगना लाजमी होता है। उसके बाद आ जाते हैं मरियम बीबी की गुफ्तगू पे। मेरे ख्याल में इस वक्त जो उनके तासुरात हैं जिनका उन्होंने इजहार किया है, वो वफाकियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो उनकी इस वक्त सोच है, जिस तरह वो उसको इजहार कर रही है, मेरे ख्याल में किसी भी सूबे के ना किसी वजीर को ना किसी मेंबर को इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। हम मेरे ख्याल में फेडरेशन, आप भी पंजाबन हैं और मरियम भी पंजाबन हैं, तो आपको फख्र नहीं है पंजाबन होने पर? एब्सोल्युटली। देखिए, मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मैं सराइकी हूँ, मुझे बड़ा फख्र है। और मगर मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मरियम बीबी जब सिंध से कोई आवाज उठती है वहां पर तो पंजाब का नारा लगाती है, मगर जब पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब से आवाज उठती है तो वहां पे उनके कान पे आवाज नहीं धरी जाती। जनूबी पंजाब के साथ इतनी नाइंसाफी हुई। आज आपके सामने ये जो सैलाब ज़दगान है, ये जो सैलाब की तबाही है, इसके पीछे ये नहीं था कि इस तरह ऐसी कोई बारिशें हुई यहाँ पे कि हम कंट्रोल नहीं कर सके। बेटर वाटर मैनेजमेंट, बेटर फ्लो ऑफ रिवर मैनेजमेंट के तहत बेहतर किया जा सकता था बर वक्त फैसले लेकर, मगर जनूबी पंजाब के साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि वहां पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये जो कैटास्ट्रोफी है फ्लड की, ये मरियम बीबी की अपनी और उनकी हुकूमत की अपनी बनाई गई है।
उसके बाद उन्होंने कैचअप जरूर प्ले करने की कोशिश की और वहां पे इमदाद देने की, मगर ये जो अमवात हैं जितनी भी हुई हैं, जलालपुर पीरवाला नहीं डूबना चाहिए था, शेरशाह में पानी नहीं आना चाहिए था, अलीपुर मुकम्मल तौर पे नहीं उसका सफाया होना चाहिए था, और ये वो इलाके हैं जो अगले 6 महीने यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा। एक 10 लाख रुपए के चेक से वो क्या कर लेंगे? जो ये जनूबी पंजाब की महरूमियत का नारा है ना, ये दफन हो चुका है। ये नारा है या महरूमियत? बिल्कुल भी नहीं, महरूमियत नहीं है, दफन हो चुका है। जनूबी पंजाब महरूम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर सुथरा पंजाब है तो वो भी जनूबी पंजाब में है, अगर ई बसेस का प्रोजेक्ट है तो वो भी जनूबी पंजाब में है, अस्पताल है, एक मिनट, अगर अस्पतालों की इक्विपमेंट की बात है वो भी जनूबी पंजाब में उसी तरीके से आ रही हैं जैसे बाकी जो है वो शहरों में आ रही हैं जो नॉर्थ साइड पे हैं। तो ये पंजाब की पूरी जिम्मेदारी। आखिरी बार आप जनूबी पंजाब में कब गए? मेरे ख्याल से मैं पिछले महीने में मुल्तान और वो से आगे मैं मुल्तान गया था पिछले महीने, 2 महीने पहले। तो कहने का मतलब ये कि ये कहना जो है और ये नारा लगाना, इंशाल्लाह मरियम बीबी जो ये थोड़ा बहुत कोई कसर रहेगी उसको भी निकाल इंशाल्लाह। जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे एक ऐसी आलमी रिपोर्ट की जिसका नाम लेना तो शायद हमारे पाकिस्तान के मीडिया पर पाबंदी है, नहीं लिया जा सकता, मगर यकीनन ये पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में है और बरतानिया से ये रिपोर्ट जारी हुई है और सरकारी तौर पे अब जारी कर दी गई है। पहले ये इल्ज़ाम था कि शायद बैनुल-अक़वामी इदारा जो मुबस्सर ग्रुप था उस पर यह इल्ज़ाम था कि उसने इस रिपोर्ट को दबा के रखा और यकीनन 1 साल बाद ताख़ीर से ये रिपोर्ट जारी हुई है। नाम लिए बगैर हम बात तो ज़रूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मेहरबानो आपसे मैं जानना चाहूँगा, अब जबकि सरकारी तौर पे ये एक रिपोर्ट आ गई है, आलमी रिपोर्ट हमारे इंतखाबात के बारे में, तो आपके ख्याल में अब इस रिपोर्ट से फ़र्क क्या पड़ेगा? ये तो पहले भी लीक होकर सामने आ गई थी, तो अब इस रिपोर्ट के आने से आपको क्या फ़ायदा है या हुकूमत को क्या नुकसान है आपके ख्याल में? देखिए, अगर आप इख्लाकियात तो बची नहीं मगर इख्लाकी नुकसान तो बहुत है। इस रिपोर्ट को दबाया गया था। अब सवाल पूछने का है कि क्यों दबाया गया। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के साथ तो शेयर हो चुकी, ECP के साथ तो शेयर हो चुकी, ना इन्होंने उस पर, तो सब जानते हैं जो हकायक हैं, जो हम पिछले 1.5 साल से कह रही हैं। आज 1.5 साल हो गया, 180 दिन के अंदर जो है ट्राइब्यूनल्स के फैसले होने थे, 600 दिन से जायद हो गए। ट्राइब्यूनल्स में अभी तक मेंटेनेबिलिटी पे पिटिशन जो है वो अटकी हुई है। मेरी अपनी पिटिशन जो है उस पर अभी तक मेंटेनेबिलिटी पे फैसला नहीं हुआ। वहां पे जजेस तब्दील होते हैं, जो जज जरा ज्यादा उस पर स्टैंड लेते हैं, उनकी डिग्रीज को आप चैलेंज कर देते हैं, वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर फैसला देती है तो वो वापस रिस्टोर होते हैं। मगर ये तो हमने देखा है इस मुल्क में होते हुए, ये कोई मैं अफवाहें तो नहीं है, ये तो फैक्ट्स हैं, रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं। तो इस सब का जवाब देना चाहिए इस वक्त जो इत्तेहादी हैं, जो पाकिस्तान के मफाद के लिए कहते हैं कि आए थे, तो वो इसका जवाब दें कि क्या पाकिस्तान के मफाद में था, क्या पाकिस्तान के अवाम के वोट चोरी कर आए? क्योंकि पाकिस्तान की आइन के मुताबिक इतना बड़ा जुर्म है कि इस पे आर्टिकल 6 लगता है। ठीक है राना साहब, ये जो रिपोर्ट आई है ये एक बैनुल-अक़वामी मुबस्सर ग्रुप है जिसको आपकी हुकूमत ने इनवाइट किया, आपके इलेक्शन कमीशन ने दावत दी कि वो पाकिस्तान आए, उनको आपने फैसिलिटेट किया, उनको आपने पूरा मुल्क घुमाया, उनसे वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, इलेक्शन कमीशन की, चीफ जस्टिस की, इंटीरियर मिनिस्ट्री की और तमाम इदारों की, बल्कि आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, क्या आप इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं या इसको कबूल करते हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि इसको पॉइंट वाइज डिस्कस किया जा सकता है। अगर वो रिपोर्ट की कह रही है कि किसी जमात को इलेक्शन प्रॉपरली लड़ने नहीं दिया गया, तो वो अगर PTI के सिंबल की बात है या उनको जो है वो सिंबल नहीं मिला, तो वो पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, और वो मामला फिर हमारी कोर्ट्स में भी चला। आप मुस्तरद करते हैं? देखिए बिल्कुल, तो वो तो एक ऐसा मामला है जो सब जानते हैं। अब उनकी तो आप कहते हैं ना मुस्तरद करते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज कह रहा हूँ कि वो उसका रिबटल है। ये मैं रिबटल आपको दे रहा हूँ कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक। अच्छा, उन्होंने फिर मोबाइल इंटरनेट एक्सेस की बात की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको मद्देनजर रखते हुए
बहुत दफ़ा मुहर्रम के दौरान भी बंद की जाती है, और तब अगर वो बंद की और इलेक्शन के दौरान तो बहुत जरूरी हो गया। अगर उसमें इशू आया तो वो इट इक्वली अफेक्टेड PMLN एंड इट इक्वली अफेक्टेड पीपल्स पार्टी। वो कोई खाली PTI के लोगों की तो मिसाल के तौर पे नहीं वो सर्विस बंद हुई थी ना। अच्छा, उसके अलावा जो इरेगुलरिटीज की बात हुई है तो कि वो टाइमली इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, तो तकरीबन 97% रिजल्ट्स जो हैं वो 48 घंटे में आ गए। चलो ठीक। तो देखिए शायदा मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके ख्याल में ये रिपोर्ट में जो बातें की गई हैं ये दुरुस्त हैं, या आप जो हैं इस रिपोर्ट को आप भी मुस्तरद करती हैं? हालांकि आपका तो नुकसान हुआ है। देखिए जी, हम बिल्कुल मुस्तरद नहीं करते, बिल्कुल इस पर डिस्कशन भी होना चाहिए। जहाँ जहाँ जो कमी बेची है उसको दूर भी करना चाहिए, जो गलतियाँ हैं उसका एतराफ़ भी करना चाहिए। चाहे ये रिपोर्ट हो, चाहे 2018 की हो, चाहे RTS सिस्टम बैठा कर एक गवर्नमेंट को हम पर मुसल्लत किया गया हो, चाहे इस तरह की 24 में किया गया हो। मैं समझती हूँ कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब बैठना चाहिए, इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए। ये बार बार जो इस तरह के इलेक्शन हमारे मुतनाज़ा होते हैं, उसके लिए ज़रूरी तो ये है कि हम बजाय पार्लियामेंट का बाइकआउट करें, हम स्टैंडिंग कमेटीज़ का बाइकआउट करें। हमें सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए मेहरबानो क्विकली ये बताएं कि 2018 के बारे में भी यही रिपोर्ट थी कि धांधली हुई है, अब भी 24 की यही रिपोर्ट है धांधली हुई है। आप दोनों रिपोर्टों को एक्सेप्ट करती हैं या दोनों को रिजेक्ट करती हैं? नहीं जी, मैं 2000 बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं हर रिपोर्ट को। और ये जो राणा साहब ने कहा कि 48 घंटे के अंदर रिजल्ट्स आ गए थे, बिल्कुल आ गए थे। कुछ पे ब्लैंको लगी हुई थी, कुछ पे दस्तखत फौज किए हुए थे, कुछ डुप्लीकेट फॉर्म 45 थे। तो बहुत शुक्रिया मेहरबानो कुरैशी, शाहिदा रहमानी और राणा एहसान अफजल साहब। सहाफ़ी से बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।